हम बात करेंगे विद रिगार्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो कहता है कि लॉज जो हैं इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फंडामेंटल राइट गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे विल बिकम वॉइड फॉर द टाइम पीरियड, जब तक वो क्या नहीं हो जाते, रिफॉर्म या अमेंड करके उन्हें फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं कर दिया जाता, तो उस टाइम पीरियड के लिए वो क्या हो जाएंगे, इनएप्लीकेबल या इनऑपरेटिव हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। चलिए इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। रीजन क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया है 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑपरेटिव हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आए हैं। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। इट मीन जिस दिन से ये एप्लीकेबल में आए हैं ये उसके बाद वाले केसेस पर ही एप्लीकेबल होते हैं। जो उस डेट से पहले के केसेस हैं या उस डेट से पहले के ट्रांजैक्शन या एक्ट्स हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो अगर हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करें, अब वो अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो इस दिन से क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे फ्रॉम दिस डेट। बट बिफोर दिस डेट जितना भी टाइम पीरियड जब भी वो एप्लीकेबल इनैक्ट हुए थे तब से लेके 26 जनवरी 1950 तक वो क्या थे, बिल्कुल वैलिड थे। तो जितनी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं वहां पे ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो बिल्कुल वैलिड है और वो ऑपरेट करेगा ओनली आफ्टर, चाहे वो प्रोसीडिंग जो है 26 जनवरी 1950 के बाद ही क्यों ना चले, लेकिन वो लॉ क्या है, वैलिड है अपॉन द ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज हैपेंड बिफोर 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो वो इस टाइम पीरियड में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, चाहे उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही थी या पेंडिंग थी ऑन 26 जनवरी 1950, उन पर वो एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो वैलिड था बिफोर 26 जनवरी 1950। लेकिन 26 जनवरी 1950 को फंडामेंटल राइट्स आ गए हैं, इंप्लीमेंट हो गए हैं, इसीलिए जितनी भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज उस लॉ के अंडर हुई हैं आफ्टर 26 जनवरी 1950 उन पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है ड्यू टू इट्स इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट्स। और ये वॉइडेबिलिटी जो है, जो वो वॉइड हुआ है, ये कब तक एप्लीकेबल होगा, जब तक पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके उसमें चेंज नहीं लेके आ जाता टू मेक इट कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। जब तक अमेंडमेंट से उसको कंसिस्टेंट नहीं बना दिया जाता फंडामेंटल राइट से तब तक वो वॉइड रहेगा। अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है देन अमेंडमेंट के बाद वो फिर क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, और अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती तो ये क्या रहेगा, ये वॉइड ही रहेगा। और इस टाइम पीरियड को जिस टाइम पीरियड के लिए वॉइड रहेगा या इनएप्लीकेबल रहेगा उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंडर, उसको हम कहते हैं कि वो ओवरशेडो हो गई, ये डोरमेंट हो गई, ये इनएप्लीकेबल हो गया है इस टाइम पीरियड के लिए। बिफोर 26 जनवरी 1950 तक वो वैलिड है और उसके बाद भी वैलिड है, वो सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, वॉइड होगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी एप्लीकेबल होता है? इसका आंसर है नो, बिकॉज जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो 26 जनवरी 1950 के बाद ही आए हैं, और जिस डेट को वो इनैक्ट हुए हैं उस दिन फंडामेंटल राइट्स क्या थे, इंप्लीमेंटेशन में थे, एप्लीकेबल थे। तो जिस दिन वो लॉ बना है उसी दिन वो क्या है, वॉइड है बिकॉज ऑफ इट्स इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट। तो फ्रॉम डे वन दैट लॉ इज वॉइड, तो वहां पे उसकी वैलिडिटी का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। इसीलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को सिर्फ हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे ही एप्लीकेबल करते हैं। और इसका लैंडमार्क केस है भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 सुप्रीम कोर्ट।